Good morning, ladies and gentlemen, and my younger brothers and sisters, and my best dear friends. You are most welcome on my YouTube channel, Dear Friends with Akshay Sir. First of all, I would like to say thank you so much because you support me, okay? सो आज की सेशन बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत है मेरे दोस्त। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी इंग्लिश का पेपर आता है, वो चाहे क्लास 8 के लिए हो या 9 के लिए हो या फिर 10 के लिए हो, राइट। तो उसमें सबसे पहले जो फेस करना पड़ता है हमें, वो इंग्लिश के पेपर में कितने सेक्शन होते हैं, किन चीज़ों को मुझे फेस करना पड़ता है, फिर उसको अंडरस्टैंड कर कर किस तरह से उस क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है, दिया जाता है अपने वर्ड्स में, शब्दों में। उसके बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त अक्षय, और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स पे। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, चीज़ों को बारीकी से सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पेपर। इंग्लिश पेपर, ठीक है। जब हम अपनी एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, इंग्लिश का एग्जाम लिखने के लिए हम बैठते हैं, तो उसमें हमारे सामने एक इंग्लिश का पेपर आता है, राइट। क्लास 8, 9, 10 के बच्चों के लिए आज से 8, 9, 10 के बच्चों को बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और बहुत ही नज़दीक है। तो 8 से मतलब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गया, मेरा ये कहना है। तो उसमें सबसे पहले सॉल्व जो करना पड़ता है इंग्लिश पेपर में, तो कितने सेक्शन होते हैं, किस सेक्शन में क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है, किन चीज़ों का जिक्र किया गया है, उसके अंदर किन किन चीज़ों का इन्वॉल्व किया गया, उसके बारे में आज हम पढ़ने पड़े। तो इंग्लिश पेपर मिलता है। सबसे पहले इंग्लिश पेपर की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो इसमें 3 से 4 चीज़ें इंक्लूड होती है। सबसे पहले हम अगर उसमें देखते हैं तो हमारी एक होती है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन, ठीक है, रीडिंग सेक्शन। दूसरी हम बात करते हैं तो प्यारा सा होता है हमारी राइटिंग सेक्शन, ठीक है, राइटिंग सेक्शन, ठीक है। तीसरी की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो होती है हमारी ग्रामर सेक्शन। ग्रामर, ग्रामर सेक्शन, ठीक है। और चौथी की बात करते हैं तो हमारी होती है लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर, लिटरेचर सेक्शन। ये 4 टाइप से होती है जो हमारे पास जब हम एग्जाम लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं, बैठते हैं, एग्जाम पेपर मिलता है, तो उसमें 4 सेक्शन होता है। एक तो होता है रीडिंग सेक्शन, दूसरा होता है राइटिंग सेक्शन, तीसरा होता है ग्रामर सेक्शन, और चौथा होता है लिटरेचर सेक्शन। अब हमें ये समझना है कि रीडिंग सेक्शन क्या होती है। तो मेरे दोस्त, रीडिंग, रीड से बना है रीडिंग, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उस सेक्शन में हमको पढ़ना है, ठीक है। कोई पॉइंट्स दिया रहेगा, उस पॉइंट्स को हमको पढ़ना है, पढ़कर अंडरस्टैंड करना है, और फिर उस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये इससे पता चल रहा है। तो रीडिंग सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें आती है हमारी पैसेज, ठीक है मेरे दोस्त। क्या आती है? पैसेज, ठीक है। उसके बाद राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो इसमें राइटिंग, राइट का मतलब होता है लिखना, राइटिंग का मतलब होता है लिख रहा है, मतलब उसमें जिक्र किया गया है कि कोई भी पॉइंट्स हमको दिया गया रहेगा, उस पॉइंट्स पे उन चीज़ों के बारे में मुझे लिखना है, ये उसमें पता चल रहा है, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें 2 चीज़ों के बारे में इंक्लूड किया गया है। एक तो होती है हमारी लेटर, ठीक है, लेटर। और दूसरा जो होती है हमारी, वो होती है, क्या होती है मेरे दोस्त? दूसरा होती है हमारी एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन। ध्यान से समझिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी क्लास के लिए, 8, 9, 10, 12 सभी बच्चे के लिए। ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो ग्रामर सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो 8, 9, 10 में मस्ट पढ़ना ही पड़ता है, उन चीज़ों के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो ग्रामर सेक्शन में हमारे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं मेरे दोस्त, जिनके बारे में हमको सीखना होता है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में जिक्र किया गया रहता है। बात करते हैं तो इसमें हमको एक टेंस पढ़ना पड़ता है, ठीक है, टेंस। वॉइस पढ़नी पड़ती है हमें, ठीक है, वॉइस। नरेशन पढ़नी पड़ती है, ठीक है, नरेशन।
नरेशन। ठीक है, अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत और लाजवाब, ठीक है, टॉपिक होती है हमारी टेंस, वॉइस और नरेशन, और चीज़ों को बारीकी से सीखा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो एंटोनिम्स वर्ड आती है हमारी। ठीक है, एंटोनिम्स वर्ड। उसके बाद बात करते हैं तो सिनोनिम्स वर्ड आती है, निम्स वर्ड, है ना। तो एंटोनिम्स वर्ड आती है, सिनोनिम्स वर्ड आती है। ये क्या होता है, तो एंटोनिम्स वर्ड जिसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं अपोजिट वर्ड। क्लियर है, आप तो अपोजिट वर्ड सुने होंगे। इसका मतलब होता है विलोम शब्द, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी में होता है विलोम शब्द गर्म का ठंड, उसी तरह से इंग्लिश में होता है। जैसे गो का कम, लेफ्ट का राइट, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से अपोजिट वर्ड को ही हम एंटोनिम्स वर्ड कहते हैं। एक होती है हमारी सिनोनिम्स वर्ड। सिनोनिम्स वर्ड क्या होती है मेरे दोस्त, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द। वैसे शब्द यानी अनेक अर्थों, यानी अनेक अर्थ जिस शब्द का निकलता है, ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स वर्ड कहते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे जल है इंग्लिश में, तो जल को क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं, नीर बोलते हैं, है ना। सूर्य को क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, है ना, सूरज बोलते हैं। उसी तरह से सिनोनिम्स वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं। जैसे बेबी मतलब बच्चा होता है, उसको दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, किड्स कहते हैं, है ना। उसी तरह से लेमन मतलब नींबू होता है, सीट्रेन मतलब ही नींबू होता है ना। पंपकिन मतलब क्या होता है, कद्दू होता है, गार्ड मतलब ही कद्दू होता है। तो इस तरह से हमारे सारे जो वर्ड्स होते हैं वो सिनोनिम्स वर्ड होते हैं। एक होता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के बदले आप हिंदी में पढ़ते होंगे एक शब्द, जैसे जो कभी नहीं मरता है, उसे क्या कहते हैं, एक शब्दों में अमर कहते हैं। उसी तरह से हमारा होता है वन वर्ड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द रहता है इंग्लिश में। इसके बाद हम बात करते हैं, एक खूबसूरत सा टॉपिक आता है मेरे दोस्त, नॉन फिनाइट वर्ब्स। नॉन फिनाइट वर्ब्स, ये भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं तो एक और भी आता है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स, ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो ग्रामर में कवर करते हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशन का भी जिक्र किया जाता है, कंजंक्शन का भी जिक्र किया जाता है। समझ में आ गया। बात करते हैं लिटरेचर का, तो लिटरेचर हमारी जो होती है मेरे दोस्त, लिटरेचर, ये लिटरेचर जो हमारी होती है, ये होती है बुक। क्या होती है मेरे दोस्त, बुक। जी हाँ, बुक होती है, ठीक है। अब ये जो बुक होता है सॉरी, इस बुक में मुझे दो चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। एक तो पढ़ना पड़ता है स्टोरी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और दूसरा पढ़ना पड़ता है हमें पोयम, ठीक है। एक पढ़ना पड़ता है स्टोरी, दूसरा पढ़ना पड़ता है पोयम। स्टोरी की बात करते हैं तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो सिंपल होते हैं। हाँ, 9th-10th के जो बुक है 8 का, उसमें थोड़ा हार्ड हार्ड वर्ड है, लेकिन स्टोरी उतना डिफिकल्ट नहीं होता है मेरे दोस्त अंडरस्टैंड होने में। लेकिन पोयम जो है ना, उसका मीनिंग जो है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है निकालना। और उसमें वर्ड भी ना, एक से कठिन डिफिकल्ट वर्ड दिया रहता है। तो पोयम की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो पोयम जो लिखता है उसे हम कहते हैं पोएट, ठीक है, पोएट। और जो स्टोरी लिखता है उसको हम कहते हैं राइटर या तो ऑथर, ठीक है, राइटर या तो ऑथर, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे 4 सेक्शन होते हैं हमारे, ठीक है, कुल मिलाकर इंग्लिश पेपर में। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, राइट। रीडिंग सेक्शन में बात करते हैं तो पैसेज के बारे में पढ़ना होता है। राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो लेटर और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं टेंस, वॉइस, नरेशन, नॉन फाइनाइट वर्ब, सिनोनिम्स वर्ड्स, एंटोनिम्स वर्ड्स, है ना, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ये सारे जिक्र किए जाते हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, है ना, ये सभी, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का अहम रोल होता है। इसके अलावा हमारी होती है लिटरेचर। लिटरेचर क्या होती है, हमारी बुक होती है, राइट। बुक में क्या रहता है, दो चीज़ों का इंक्लूड किया रहता है। एक तो स्टोरी होता है, उसके बेस्ड आंसर क्वेश्चन का जिक्र किया रहता है। और एक होती है हमारी पोयम, इसमें पोएट जो लिखता है पोयम उसको कहते हैं पोएट। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है, पोएट का डेट ऑफ बर्थ, है ना, उसके बाद डेट ऑफ
ठीक है, उसके जन्म तिथि, डेट ऑफ डेथ यानी उसकी मृत्यु, ये तिथि, ये सब याद रखना पड़ता है और उसके बारे में लिखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पहला रीडिंग सेक्शन के बारे में। ये जो हमारी रीडिंग सेक्शन होती है, रीडिंग सेक्शन होती है, इसमें पैसेज क्या होती है उसके बारे में। तो पैसेज जो होती है हमारे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, एक कॉम्प्रहेंशन एक वर्ड होता है, कॉम्पर, ठीक है, हेंसन, कॉम्प्रहेंशन एक वर्ड होता है, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन जो वर्ड है इससे निकल कर आता है कॉम्परहेंड, कॉम्परहेंड, ठीक है। और इस कॉम्परहेंड से निकल कर आता है मेरे दोस्त यहाँ पर पैसेज, ठीक है, पैसेज। कॉम्परहेंशन का मतलब होता है समझ, जी हाँ मेरे दोस्त, ठीक है। और कॉम्परहेंड का मतलब होता है समझदारी, समझदारी, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं विजडम, ठीक है, विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, ठीक है, बुद्धिमानी, ठीक है। रीडिंग सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें आता है कॉम्प्रहेंशन, जो 8, 9, 10, 12 सब में आता है। उसमें एक पॉइंट आता है कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंड, जो हमारी पैसेज होती है। कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है समझ, कॉम्प्रहेंड का मतलब होता है समझदारी, जिसको हम विजडम बोलते हैं। इसका मतलब है एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है हमसे। एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, जो एग्जाम लिख रहा है, वाकई में उसके पास कुछ दिमाग है या नहीं है। वो ये चेक करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये तो बुक से नहीं होता है, ये किसी भी टॉपिक से उठा लेगा, ठीक है, किसी भी टॉपिक से, चाहे वो आपका कुरुक्षेत्र से उठा ले, चंपक से उठा ले, न्यूज़पेपर से उठा ले, या फिर ठीक है योजना से उठा ले, कहीं से भी उठा लेता है और आपको ये दे देता है। 8-10 लाइन रहता है, उसी को आपको रीडिंग करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, फिर क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो अगर आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पैसेज को पढ़कर सही सही आंसर देते हैं तो एग्जामिनर ये समझता है, उसे ये मालूम पड़ता है कि कैंडिडेट के पास कुछ भी नॉलेज है, तभी इसका आंसर सही सही दिया है, ठीक है, ये पता उसे चलता है। तो पैसेज को सॉल्व करने के लिए ना कुछ टिप्स होते हैं और ट्रिक्स होते हैं मेरे दोस्त, कुछ टिप्स होते हैं एंड ट्रिक्स होते हैं, ये हमें समझना जरूरी होता है, ठीक है। और वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन चीज़ें गहराई वाली है, डीपली वाली चीज़ है, ठीक है। तो पैसेज की बात करते हैं तो सबसे पहले, ठीक है, इसमें टिप्स और ट्रिक्स होता है जो हमें लगाया जाता है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है, उसमें किन किन चीज़ें का इंक्लूड किया जाता है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है रीडिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट, ठीक है। रीडिंग हैबिट की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, जिस तरह से आपका हिंदी एक लैंग्वेज है, हमारी है ना, तो आपका जो रीडिंग हैबिट होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए मेरे दोस्त, फास्ट रीडिंग हैबिट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप पढ़िए ना तो फास्ट पढ़िए, और फास्ट के साथ साथ आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए, और आपको रीडिंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। आप चीज़ों को समझते भी जाइए, ऐसा नहीं सिर्फ आप पढ़ रहे हैं और चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको रीडिंग भी करना है और उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी करना है, लॉजिक वाली चीज़ है ना। इसके बाद बात करते हैं दूसरी पॉइंट, तो एक होती है हमारी गेट, ठीक है, गेट रीड ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन ये क्या बोला है, ये क्या समस्या है। तो रिग्रेशन का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे बार बार आना। किसी चीज को मान लीजिए कि हमने पढ़ा, 2 लाइन पढ़ा हमने, ठीक है, कि महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, राइट, ये हमने पढ़ लिया, एक सेंटेंस है। अब मुझे समझ में ना आ रहा है, फिर मैं पढ़ रहा हूँ महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, फिर मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मुझे वहाँ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आखिर में उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। इसका मतलब है कि वो चीज़ें मुझे कब समझ में नहीं आती, वो चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं, राइट। उसी को बोलते हैं गेट रीड ऑफ रिग्रेशन, मतलब एक ही पॉइंट पे बार बार आना, ठीक है, अगेन बाय अगेन। तो ये मेरे साथ कब होता है, जब मेरे पास मेरे दोस्त लेक ऑफ वोकेबलरी, लेक ऑफ वोकेबलरी, जब हमारे पास
वर्ड मीनिंग की कमी होती है। वर्ड मीनिंग की कमी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी वर्ड को इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और उसका मुझे मीनिंग नहीं आता है, तो मीनिंग अगर नहीं आएगा तो मुझे समझ में कैसे आएगा। इसका मतलब है कि इंग्लिश में आपको वोकेबलरी स्ट्रांग होना चाहिए, पावर हो, पावर है, ठीक है, जितना भी मतलब वोकेबलरी आपके पास आग रहेगा, ठीक है, आप उसका मीनिंग जानते हैं, उतना ही आपको चीज़ें आसान होती है समझने में, अंडरस्टैंड होने में। क्लियर है। दूसरा पॉइंट आती है इसमें हमारा दोस्त, ठीक है, अनफैमिलियर सब्जेक्ट। अनफैमिलियर सब्जेक्ट, ये अनफैमिलियर सब्जेक्ट क्या होती है, ठीक है। ये अनफैमिलियर सब्जेक्ट मतलब जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप नहीं सोचते, किसी दूसरे चीज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब उस टॉपिक पे नहीं जा रहे, जैसे आपने जिस सेंटेंस को रीड किया, ठीक है, उस टॉपिक पे फिर नहीं जा रहे, अपने माइंड से नहीं जा रहे, अपने ध्यान से नहीं जा रहे, ठीक है, दूसरे टॉपिक पे फिर चले जा रहे, तो उसको नहीं रखना है। अनफैमिलियर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना नहीं है, उस सेंटेंस को देखना नहीं है, ठीक है। अगर आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसको फिर नहीं देख रहे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। तीसरी जो हमारी पॉइंट आती है इसमें निकल कर, वो होता है हमारा लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब अपनी कंसंट्रेशन मतलब अपने ध्यान को खो देना, ठीक है। आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अपने ध्यान उस चीज पे नहीं लगाए हैं, किसी और चीजों पे है, किसी और पॉइंट पे है, तो आपको जाहिर सी बात है कि वो चीज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेट रीड ऑफ रेग्रेशन का मतलब ये हुआ कि जब इस पॉइंट पे हम बार बार जा रहे हैं तो उसको, उस बीमारी को दूर करने के लिए हमें इन 3 चीजों को अपनाना पड़ेगा, इन कमियों को दूर करना पड़ेगा। वोकेबलरी मुझे याद करना पड़ेगा, अनफेमिलियर सब्जेक्ट पे जाना नहीं होगा, और अपनी माइंड कंसंट्रेशन को एकाग्र करना होगा, है ना। जिस तरह से बगुला तिकतिका के मछली को देखता है मेरे दोस्त, और मछली जैसे ही आती है वैसे मारता है, उस बगुला लेके आ जाता है अपनी बीकानी चोंच में, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट का 5 लक्षण होता है जो बहुत ही जबरदस्त है, और होना चाहिए, जिस स्टूडेंट में होता है वही कामयाबी को बढ़ता है, ठीक है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी। काक चेष्टा मतलब कौवे की तरह ध्यान होना। जब तक कौवा किसी बच्चे के पास बिस्किट देख लिया, जब तक उसको लेगा नहीं तब तक वो उड़ेगा नहीं, आप लाख उसको मार लो भगा लो। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए। सोचिए कि अगर पानी है यहाँ पे, तो बगुला का बीक जो चोंच है यहाँ पे होता है, इतनी की डिस्टेंस में फिर भी मछली इतनी तेज से पानी में निकलती है, फिर भी इतना स्पीड में मारता है चोंच, और टकटका देखते रहता है कि उस मछली को अपनी चोंच में ले लेता है और फिर उसको भोजन कर लेता है। स्वानिंद्रा, कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए। कुत्ते कितने गहरे गहरी नींदों में कुत्ते सोए हुए हैं, थोड़ा सा खाली ढेका फेंक दीजिए, देखिए ये फटाक से उठ जाते हैं। तो उस तरह से हमारी नींद होना चाहिए। उसके बाद आता है अल्पाहारी, थोड़ा सा खाना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, थोड़ा सा, ये मतलब नहीं कि थोड़ा भूखे रहना है, हाँ इतना खाना है कि आपको ये महसूस ना हो खाने के बाद कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए पढ़ने के लिए, अब सोना है मुझे, ये महसूस नहीं होना चाहिए। खाइए, आइए, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाइए, चीज़ों को सीखना है, पढ़ना नहीं मेरे दोस्त, सीखना है उसको, ठीक है, अपने रियल लाइफ में ना उसको रियलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है गृह त्यागी। जब हमें हायर स्टडी करना होता है तो हायर स्टडी के लिए हम अपनी घर गांव को छोड़ते हैं और अदर टाउन और सिटी में जाते हैं। तो ये स्टूडेंट का 5 लेसन होना चाहिए। चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया ये चीज़ होता है, तो आप इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसको मिटाएंगे, उसके बाद दूसरे चीज़ों के पैसेज के बारे में ही 2 पॉइंट हुआ है, कुछ और पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को लिख दिया हूँ, ठीक है। तो रीडिंग सेक्शन की हम बात कर रहे थे, उसमें 2 पॉइंट्स का जिक्र किया था, ठीक है। अब जो भी पॉइंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे उसी का पॉइंट्स है, तो उसको चीज़ों को सीखेंगे। पहले पॉइंट्स थी, हमने देख लिया था कि हमारी जो रीडिंग होना चाहिए वो फास्ट रीडिंग होना चाहिए, राइट। दूसरा हम लोगों ने देख लिया था गेट रीड ऑफ रिग्रेशन, मतलब किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसी चीज़ पे हम बार बार जा रहे हैं, तो उसकी वजह 3 चीज़ होती है। एक तो हमारी वोकेबलरी की कमी होती है,
हम दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं, या फिर हम जब पढ़ते हैं तो उस चीज़ों पे हमारी फुल माइंड कंसंट्रेशन नहीं होती है। ये 3 वजह होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं क्वेश्चन योर सेल्फ वाइल रीडिंग द पैसेज। मेरे दोस्त, जब भी आप पैसेज को पढ़ते हैं ना, तो कोई भी 2 लाइन 3 लाइन स्टेटमेंट को पढ़ें तो क्वेश्चन अपने आप से क्रिएट करना सीखिए। ठीक है, क्वेश्चन आप बनाना सीखिए। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ लिया आई एम गोइंग टू मार्केट, राइट, से दे आर गोइंग टू मार्केट, तो अब वहाँ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे कि वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू मार्केट। इस तरह से जब भी आप पैसेज को रीड करते हैं तो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश कीजिए। वही कहता है रीडिंग पैसेज, ठीक है, क्वेश्चन योर सेल्फ वाइल रीडिंग द पैसेज, इसलिए बोलता है। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, उसकी कारण जानिए, वजह जानिए, उसकी क्या वजह हो सकती है, उसकी कारण क्या हो सकती है। ठीक है, वो क्या प्रभाव देना चाह रहा है, पैसेज का मीनिंग क्या निकलना चाह रहा है, वो दोनों को रिलेशनशिप, संबंध को उनको जोड़िए, सॉरी संबंध को देखिए और फिर उससे मीनिंग समझिए। तो कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप इसी को बोला गया है। जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो उसको समझना होता है। ग्रेव द राइटर्स आइडिया, डोंट यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन। उस पैसेज में ना, उस पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है सिर्फ उसी के बारे में, उसी के बारे में मुझे सोचना है और उसी के बारे में विचारना है और उसी के बारे में फिर अपने विचारों को अपने शब्दों में देना है, दूसरे पॉइंट पे नहीं जाना है। ठीक है, डोंट यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, जिस समय हम पैसेज को पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में पूरे ध्यान से समझना है और सीखना है, वो बोलना क्या चाह रहा है और पूछ क्या रहा है, तब फिर हम अपने वन वर्ड में क्वेश्चन का आंसर रिप्ले कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉलो द स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मेथड। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दोस्त, 8 के, क्लास 9 के बच्चों का, 10th का भी ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ ना क्वेश्चन को फोकस करना है, एक एक की पॉइंट्स को देखना है और कुछ की पॉइंट्स पे आपको माइंड में रखना है। बस स्कीमिंग कहने का मतलब है 4 ऑप्शन रहता है उसमें, तो 2 तो ऐसा ही कट जाता है मेरे दोस्त, 2 बचता है जिसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स लगाना है। तो वो जो 2 ऑप्शन बचती है, तो आप जो पैसेज जो रीडिंग किए हैं, उसे अंडरस्टैंड किए हैं, उससे देखिए कि कौन सा ऑप्शन उसमें सुटेबल बैठ रहा है, मीनिंग उसका करेक्ट निकल रहा है, उसको बैठा कर देखिए और तब उसका टिक कीजिए। ठीक है, तो वही कहता है कि ये स्किमिंग एंड स्कैनिंग, जिस तरह से कोई भी चीज़ को हम स्कैन करते हैं मेरे दोस्त, जीरोक्स जिसको बोलते हैं पेपर को, तो जितना लिखा हुआ रहता है वो टोटल चीज़ को स्कैन कर लेता है और फिर वो पेपर में निकल कर आ जाता है। ठीक है, प्रिंट आउट मार देता हो। उसी तरह से आप अगर किसी पैसेज को पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज, ठीक है, चीज को पढ़ रहे हैं, तो उसको एक एक वर्ड को, की पॉइंट्स को ना अपने माइंड में ले लेना है, ये है स्कैनिंग का मतलब। और फिर चीजों को देखना है और फिर क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर रिप्लाई करना है। ये है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग मेथड। बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को, पैसेज को पढ़ लें तो क्वेश्चन हमारे सामने किस तरह से पूछेगा, तो उसमें जो पूछा जाता है, टाइटल्स का नेम आता है, थीम्स का नेम आता है, पर्पस क्या होता है, ये सभी पूछा जाता है। अगर बात करते हैं तो व्हाट इज द टाइटल, ठीक है, टाइटल ऑफ द पैसेज। पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनता है, व्हाट इज द टाइटल, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, पैसेज का टाइटल क्या होगा। अगर आप पूरी पैसेज पढ़ लिया, 8 से 10 लाइन के आपके पास था, तो वो जो पढ़ लिए ना उससे आप मीनिंग निकालिए, मीनिंग क्या निकाला है, किसके बारे में फुल मीनिंग वो दे रहा है, वो चीज हमारा टाइटल हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा चीज की बात करते हैं, तीसरी तरह से हो जाता है कि व्हाट इज द, ठीक है, थीम। थीम का होता है मेरे दोस्त सब्जेक्ट, यानी ये जो लिखा हुआ है वो किसके बारे में लिखा हुआ है, किस चीज को इंडिकेट कर रहा है ना, किस चीज को दर्शा रहा है, उसका विषय क्या है, ये बताता है हमसे, थीम पूछता है। ठीक है, टाइटल के बाद, ठीक है, थीम हो गया। इसके बाद जो पूछता है मेरे दोस्त, उसकी पर्पस क्या है, वो जो पैसेज हम पढ़े उससे मीनिंग क्या निकल रहा है, पर्पस क्या निकल रहा है, कुछ ना कुछ तो मकसद होता है। ठीक है, तो फिर हमारी पर्पस आ सकती है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पैसेज, पर्पस, है ना, ये।
उसके बाद उसमें पूछता है कि जो ऑथर है या ऑथर या जो राइटर है उसमें उसका इम्प्लाई क्या हुआ है, उसने किन चीज़ों के बारे में इंक्लूड किया है, उसने किन चीज़ों के बारे में हमें सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है ना, ये पूछती है। तो मेरे दोस्त, आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इंग्लिश के जब हमारे सामने पेपर आती है तो उन पेपर में कितने सेक्शन होते हैं। तो 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन। रीडिंग की बात करते हैं तो उसमें कॉम्प्रहेंशन यानी हमारा पैसेज आता है, ठीक है। राइटिंग की बात करते हो तो उसमें लेटर और उसमें हमारी फिर एप्लीकेशन आती है। ग्रामर की बात करते हो तो उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब, मॉडल, एक्सिलरी वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सभी का जिक्र किया रहता है। और बुक की बात करते हो तो उसमें 2 चीज़ आता है, एक तो हमारी स्टोरी होती है और दूसरा पोएम होती है, ठीक है। पैसेज की बात करते हैं तो हम पैसेज के लिए बनाने का इतने सारे टिप्स और ट्रिक्स होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्त, मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करूँगा। मैं भी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं मैथ भी पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच।